सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। दोनों ही बहुत छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हमारे पास ऐसी ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो कि सिलेबस में रही हैं इंडियन पॉलिटी में। जो मेजर टॉपिक्स थे वो मैंने आपको करा दिए, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो था वो पार्लियामेंट था। सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा ही था, लेकिन पार्लियामेंट से फिर भी उसका जो सिलेबस है वो कम है। चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप रिवाइज वहाँ से कर सकते हैं। आज मैं आपको दो टॉपिक्स कराने जा रही हूँ, इलेक्शन एंड यूपीएससी। अब दो टॉपिक्स ही होंगे एंड आपके मैक्सिमम 3 to 4 डेज में पूरी इंडियन पॉलिटी इंग्लिश मीडियम में मैंने करा दी है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किए जाएंगे और पोस्ट पे भी शेयर किए जाएंगे, क्योंकि देखो कहानी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन सारे आर्टिकल्स आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर एंड पोस्ट पर मिलेंगे। तो आपको चैनल से कनेक्ट रहना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कब पोस्ट किए हैं या टेलीग्राम पर शेयर किए हैं। ठीक है, चलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाकी हम जो वीडियो बनाते हैं उसके अंदर तो आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको एक कंपाइल्ड पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि आर्टिकल्स, हालांकि पिछली बार जो देखिए पेपर हुआ था, मेरे अकॉर्डिंग उसके अंदर फैक्ट्स कम पूछे गए थे, कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा पूछे गए थे, लेकिन पता नहीं आरपीएससी कब क्या पूछ ले, इसीलिए सभी तरीके से आपको तैयार होकर जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इलेक्शंस कराता है। किस किस के इलेक्शंस कराता है? तो आर्टिकल 324 के अंदर, आर्टिकल 324 में ये लिखा है, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट के यानी कि एमपीज के, स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी कि एमएलएस के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। कौन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ मीन्स बेसिकली पर्सन्स ही हैं। सबसे बड़े तो वहाँ पे होते हैं चेयरमैन मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और कुछ होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। अच्छा, कितने होंगे? टाइम पहले मीन्स 3 थे, फिर कम कर दिए गए, फिर दोबारा 3 कर दिए गए। तो जिस तरीके से किया गया वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन प्रेसिडेंट इसको टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, फिक्स करता रहता है। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। जितनी भी अपॉइंटमेंट होगी इलेक्शन कमिश्नर्स की वो प्रेसिडेंट ही करेगा, प्रेसिडेंट ही इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट रीजनल कमिश्नर्स को, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारा रीजनल है बीकानेर है, तो यहाँ के रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकता है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हेल्प करिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ कर कि आपको हेल्प की ज़रूरत है क्या, हम इन्हें आपकी हेल्प के लिए रख दें, तो उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स या रीजनल कमिश्नर्स की सर्विस की कंडीशंस होंगे या जो भी उनका टाइम पीरियड होगा वो सब प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हों या फिर दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हों, सबके पास पावर्स इक्वल है। मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं दे आर नॉट सबॉर्डिनेट, वो सबॉर्डिनेट नहीं है, उनके पास इक्वल पावर्स हैं, इक्वल सैलरी है, इक्वल अलाउंसेस हैं, सभी प्रिक्विजिट सब बराबर हैं। और ये सब किसके बराबर हैं? ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर है। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने जजेस कहा है, मैंने चीफ जस्टिस नहीं कहा है। जो भी मैटर होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डिस्कस करना है, तो वो मेजॉरिटी से डिसाइड होगा। वैसे इनका टाइम पीरियड है या तो 6 साल हो जाए ऑफिस में, या फिर आप 65 साल के हो जाएं तो फिर आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। जो भी चीज़ जल्दी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई 59 में लगा है, ठीक है, फिर तो 65 में रिटायरमेंट होगा। मान लीजिए कोई 58 में लगा है, कोई 58 एज का था और इलेक्शन कमिश्नर बन गया, तो वो 64 में रिटायर होगा। मान लीजिए कोई 62 ईयर्स का है, तो वो 3 साल के अंदर अंदर ही रिटायर हो जाएगा। इनको इनके टर्म से पहले भी रिमूव किया जा सकता है, और अभी एक लॉ भी बनाया गया था। देखिए, दे आर इंडिपेंडेंट का मतलब इनका जो सिक्योरिटी है टेन्योर का, कि भाई इनको हटाएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमिश्नर जो है वो, उनको डर होगा अगर किसी पार्टी का, तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना, तो इसलिए इनको इंडिपेंडेंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इनको सिक्योरिटी दी गई है टेन्योर की, कि आपको कोई नहीं हटाएगा, आपके रिमूवल का ग्राउंड वही होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है। आपकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो आपकी अपॉइंटमेंट के बाद चेंज नहीं की जाएंगी, और अगर इलेक्शन कमिश्नर्स को या रीजनल कमिश्नर्स को हटाया भी जाता है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर ही हटाया जाएगा। कुछ इश्यूज, जैसे कि एक तो ये नहीं पता कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, दूसरा टर्म स्पेसिफिकेशन नहीं है मेंबर्स का, तीसरी बात कोई बैन नहीं है कि इनको दोबारा अपॉइंटमेंट की जा सके, है ना, इस पे कोई बैन नहीं है कि जो रिटायर हो गए उनको फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए कोई बैन नहीं है, मीन्स दे कैन बी री अपॉइंटेड। सो दीज आर द इश्यूज ऑल्सो।
नाउ इनके काम क्या क्या हैं? काम बहुत आसान है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करना, वोटर्स की लिस्ट को अपडेट करना, मेंटेन करना, रिवाइज करना, डेट्स बताना, शेड्यूल्स बताना कि कब इलेक्शंस होंगे, नॉमिनेशंस पेपर्स को देखना, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, उनको सिंबल्स अलॉट करना, ऑफिसर्स को अपॉइंट करना अगर लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स में और कुछ डिस्प्यूट्स हैं और हमें कुछ पर्सनस को अपॉइंट करना पड़ेगा तो उनको इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर सकता है। पार्टीज को या कैंडिडेट्स को क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है वो डिसाइड करना, एक ये प्रिपेयर करना कि आप किस तरीके से रेडियो पर, टेलीविजन पर पब्लिसिटी करेंगे, कब तक करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये सब इलेक्शन कमीशन पहले ही बता देता है। ये प्रेसिडेंट को ये भी बताते हैं कि ये एमपी नहीं बन सकता, ये एमएलए नहीं बन सकता। एमपी के बारे में प्रेसिडेंट को बताएंगे, एमएलए के बारे में गवर्नर को बताएंगे। अगर लगता है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है या वायलेंस हो रहा है या रिगिंग हो रही है तो ये पोल्स को कैंसिल भी कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इलेक्शंस करवाने के लिए हमें कुछ और स्टाफ की जरूरत है तो आप हमें स्टाफ प्रोवाइड करिए। अगर इलेक्शंस को सुपरवाइज करना है तो भी ये कर सकते हैं। अगर लगता है कि कहीं किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और वहाँ पे इलेक्शंस हों या नहीं हों तो इसके लिए भी ये प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा आ सकता है कि नहीं उस टाइम पे एडवाइस नहीं कर सकते तो कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्ट्रेशन कराना, वो नेशनल पार्टी हैं, स्टेट पार्टी हैं, उनको स्टेटस कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा। अगर मान लीजिए कोई स्टेट पार्टी है, ठीक है, नेशनल पार्टीज तो है ही है, अब ये थोड़ा सा रटाफिकेशन है कि स्टेट पार्टी के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, तो 2 मिनट में मैं डिस्कस करती हूँ। सो देखिए, अगर कोई स्टेट पार्टी बनना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या मीन्स एलिजिबिलिटी है। तो जब जनरल इलेक्शंस होते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो कम से कम 3% सीट्स जीतनी होती हैं। 3% मतलब जितनी वोटिंग हुई है उसका 3% मतलब जितनी भी सीट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 200 सीट्स हैं तो 200 सीट्स का 3% यानी कि 6 सीट्स है ना, तो जो 6 सीट्स हैं वो जीतनी होंगी एंड मिनिमम 3 सीट्स। मतलब अगर मान लीजिए जैसे कहीं पे फॉर एग्जांपल 60 ही सीट्स हैं तो 60 का 3% तो 1.8 ही हुआ, तो नहीं मिलेगा इलेक्शन। जो स्टेट पार्टी का सिंबल है वो नहीं मिलेगा। मिनिमम सीट 3 होनी चाहिए और वैसे 3% होना चाहिए टोटल सीट्स की। अगर लोकसभा के इलेक्शंस हैं तो हर 25 लोकसभा सीट पर एक लोकसभा सीट जीतनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर 200 लोकसभा सीट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो 25 है और राज्यसभा के अंदर 10 है, तो 25 लोकसभा सीट में हमें एक लोकसभा सीट जीतनी होगी अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का सिंबल चाहिए तो, यानी कि 25 सीट्स पे 25 लोकसभा सीट पे एक सीट। फिर देखिए, जो जनरल इलेक्शन है लोकसभा के लिए या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, द पार्टी हैज पोल्ड मिनिमम ऑफ 6% ऑफ वोट्स इन अ स्टेट, यानी कि स्टेट में कितना 6% है ना, और In addition, it has won 1 लोकसभा और 2 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स। ये देखो क्या है कि अगर जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, देखो पहले वाले पॉइंट में भी क्या था, जनरल इलेक्शंस या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जनरल इलेक्शंस हैं लोकसभा के लिए, वहाँ जनरल इलेक्शंस हैं, यहाँ क्या है, यहाँ है लोकसभा के इलेक्शंस या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस। यहाँ पे कम से कम कितनी 6% ऑफ वोट्स इन अ स्टेट की, ठीक है, किसके, स्टेट के 6% बोले हैं। एंड इन एडिशन इट हैज वोन 1 लोकसभा, या तो एक लोकसभा या 2 लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि या तो एक एमपी की सीट ले आओ या 2 एमएलए की सीट्स ले आओ। किसमें, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो जनरल इलेक्शंस होंगे वहाँ पे पार्टी ने कम से कम स्टेट के 6% वोट्स या और साथ में एक या तो लोकसभा सीट या फिर 2 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट, या फिर जनरल इलेक्शंस जो हुए हैं तो वहाँ पे पार्टी ने स्टेट के ही 8% वोट्स जो हों वो जीते हों। तो ये क्या है, ये हैं आपके स्टेट पार्टी स्टेटस, यानी कि अगर आपको स्टेट पार्टी स्टेटस चाहिए तो आपको इन कैटेगरीज में फिल होना होगा। इनमें से आप किसी भी एक कैटेगरी में फिल हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। फिर देखिए नेशनल पार्टी, अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो कम से कम 3 स्टेट्स के अंदर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप थी तो उसको 3 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर लोकसभा सीट्स का 2% जीतना होगा, ठीक है। 3 स्टेट्स में 2% सीट्स, ठीक है, जीतनी होंगी, या फिर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर
फोर स्टेट्स में 6% वोट्स या फिर 4 लोकसभा सीट्स, और स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन होना चाहिए 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए थोड़ा जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा हाई है। या तो आप 3 डिफरेंट स्टेट्स, जैसे मान लीजिए, चलो मैं फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आज अपनी एक पार्टी बनाती हूँ और मुझे नेशनल पार्टी का सिंबल चाहिए, नेशनल पार्टी का स्टेटस चाहिए, तो 3 स्टेट्स मान लो मैंने ले लिया, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। इन तीनों स्टेट्स के अंदर जो लोकसभा की सीट्स है, जैसे मान लो राजस्थान में 25 है, मान लो गुजरात के अंदर 20 है, और मान लो वहाँ पे 15 है, ठीक है। टोटल कितनी ले ली मैंने, मान लो 60 ले ली, कि तीनों स्टेट्स के मिला के 60 है, तो 60 का 2%, यानी कि कम से कम तीनों स्टेट्स के अंदर हमें 12 सीट्स चाहिए, यानी कि हमारे 12 एमपीज होने चाहिए, मिनिमम 11 होने चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा सुनोगे आ जाएगा समझ में। या फिर मान लीजिए लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के 4 स्टेट्स, अब मान लो मैं एक और साथ में ले लेती हूँ, उत्तर प्रदेश ले लेती हूँ, तो 4 स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स में या तो हम 6% वोट्स लेकर आए, ठीक है, या फिर और साथ में हम 4 लोकसभा सीट्स लेके आए। मतलब पहले वाले में क्या था कि कम से कम आप 11 सीट्स लेके आइए, मैक्सिमम आप लेकर आ सकते हो। यहाँ पे क्या है कि आपको 4 स्टेट्स में कम से कम 4 लोकसभा सीट्स और 4 स्टेट्स के अंदर 6% वोट्स चाहिए, और आपको पार्टी को रिकॉग्निशन होना चाहिए 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में स्टेट पार्टी का, तो भी आप नेशनल पार्टी बन सकते हैं। थोड़े रट्टे मारने पड़ेंगे इसके, लिखोगे 1-2 जगह तो याद रह जाएगा, वैसे देखो हो जाएगा याद, 1-2 बार आप लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। या थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कराऊं भी तो देखो, पहले में थोड़ा सा ध्यान रखना, 3% 3 है ना, मिनिमम 3 सीट्स 3%, या फिर 25 लोकसभा सीट्स पे 1 लोकसभा सीट, ये स्टेट पार्टी सिंबल की बात चल रही है। या फिर 6% वोट्स प्लस 1 लोकसभा, या फिर 2 लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर 8% वोट्स। यहाँ पे क्या है, 2% सीट्स इन 3 स्टेट्स, या फिर 6% सीट्स इन 4 स्टेट्स, या फिर 4 स्टेट्स के अंदर ज़्यादा रिकॉग्निशन हो। लिख लो, है ना, लिखोगे तो याद हो जाएगा। जो भी नेशनल और स्टेट पार्टी है उनको ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। एक तो उनको सिंबल मिलेगा, एंड हर स्टेट पार्टी को भी सिंबल मिलेगा, और जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उनको फ्री सिंबल्स मिलेंगे, ठीक है। उनको तो जैसे कुछ लोगों को तो सिंबल से रिजर्व्ड है, जैसे कि कमल का फूल वो सिर्फ बीजेपी का है, हाथ का फूल सिर्फ कांग्रेस का ही है, तो दे आर रिजर्व्ड। एंड स्टेट में भी कुछ रिजर्व्ड होते हैं, बाकी जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है वो फ्री सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्शन कमीशन। अब है आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड इसका कंपैरिजन भी क्या हुआ है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ, लेकिन हम सिर्फ यूपीएससी ही देखेंगे। आपको एडिशनली देखना हो तो आप एसपीएससी देख सकते हो, लेकिन हमारा जो मेन है वो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस एग्जाम को देखिए लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम हर साल होता है, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो ये एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, ये कोई आपको अपॉइंटमेंट नहीं देती है ना, ये रिक्रूट करती है, जैसे एनटीए वाले एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, तो सिमिलरली एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, मैरिट सिस्टम बनाती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी के अंदर एक चेयरमैन होता है और भी मेंबर्स होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं कहा कि इस कमीशन में कितने लोग होंगे, सब प्रेसिडेंट पे छोड़ दिया, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर इनकी भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन की नहीं बताई गई, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि कम से कम आधे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कम से कम 10 साल किसी ऑफिस पर काम किया हो। इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस सब प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। इलेक्शन कमीशन का भी 6 ईयर्स और 65 ईयर्स था, यहाँ पर भी 6 ईयर्स और 65 ईयर्स है। इनका भी सैलरी अलाउंसेस सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही मिलता है। क्या ये रीअपॉइंट हो सकते हैं? देखिए, यूपीएससी के चेयरमैन का तो कोई चांस नहीं है, यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं। सो यस, जब मेंबर्स ऑफ यूपीएससी कैन बिकम द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, और एसपीएससी के भी, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, और जो चेयरमैन है वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते, मीन्स उनका कुछ नहीं है। अच्छा, इनको रिमूव कैसे किया जाएगा? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लेते हैं, या इनका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। दूसरा, अगर मिसबिहेवियर, अब मिसबिहेव किया कैसे पता करें? प्रेसिडेंट बताएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट कैसे बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा और वो बोलेगा कि हाँ भाई इसने मिसबिहेव किया है, अब आप इसको रिमूव कर दीजिए।
जो भी एसपीएससी के हम नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, वरना कंफ्यूजन ही होगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हम नहीं पढ़ रहे, सिलेबस के अंदर यूपीएससी है, बस हम यूपीएससी तक ही कन्फाइंड रहेंगे। अब पेपर में अगर आ जाए तो वो आउट ऑफ सिलेबस चले जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। पीडीएफ में आपको मैंने एसपीएससी डाल दिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट यूपीएससी का ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज और एसपीएससी स्टेट सर्विसेज के लिए कराती है। ये लोग एडवाइस भी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कि कैसे प्रमोशन करना है, क्या डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं। यूपीएससी स्टेट्स को हेल्प भी करता है, अगर मान लीजिए उन्हें जॉइंट रिक्रूटमेंट कराना है तो भी हेल्प करता है। ये हर साल रिपोर्ट भी देते हैं प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में उस रिपोर्ट को रखते भी हैं। और इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। So election commission and UPSC is done. I think 15 minutes भी hardly 15 minutes 40 seconds लगे हैं हमें ये टॉपिक कराने में, बट आपके टॉपिक हो गए हैं। और बाकी भी टॉपिक्स इतनी ही जल्दी होंगे। इंडियन पॉलिटी इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको कराई है। आर्टिकल्स की बात मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आर्टिकल्स या तो आपको पोस्ट पे शेयर किए जाएंगे या फिर आपको टेलीग्राम में शेयर किए जाएंगे जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। विदिन 3 या 4 डेज हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। राजस्थान कल्चर का भी जो क्लासेज है वो चल रही हैं, आप ज़रूर देखिए। हिंदी के अंदर है राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर। आई होप आपको मज़ा आएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत जल्द हम मैराथन लेकर आने वाले हैं। You will enjoy it. Okay, so thank you.